नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आनंद सर आपका स्वागत करता हूं मैथमेटिका के यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी हेडिंग है, वैसे तो बेसिकली ओम्स लॉ, ठीक है, कंडक्टिविटी हमारी मेन हेडिंग है, लेकिन प्रारंभ हम जो कर रहे हैं वो वैद्युत परिपथ आरेख से कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट से हम शुरुआत कर रहे हैं। और उस इलेक्ट्रिकल सर्किट को दिखाने के लिए हम कुछ संकेतों का प्रयोग करते हैं, जिसको हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। और एक सामान्य इलेक्ट्रिक सर्किट कैसी होती है इसे ही समझा जाएगा। अब हम अगर नॉर्मली इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें तो हमें पहले करंट की व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि हमें करंट मिले। इसीलिए हमें सबसे पहले करंट पाने के लिए जरूरत होगी एक बैटरी की, ठीक है। तो हमारे पास एक बैटरी होनी चाहिए, है ना। तो एक बैटरी हो जाएगा। अब इस बैटरी से कुछ दूरी तक तो आपको कुछ चीजें लेनी होंगी, यानी कि जैसे बल्ब या कुछ भी जो जलाना है, वो चीज के लिए आपको तार लगाना पड़ेगा, तो तार भी लगेगा। पिछली क्लास में हम समझ चुके हैं कि इस बैटरी से हमें करंट मिलने वाली है ना। करंट कैसे बहती है? पॉजिटिव सिरे से निगेटिव सिरे की तरफ बहेगी। तो ये कितना होगा ये जानना हो तो इसके लिए पहले यहां पर भी हमें एक इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा, यंत्र लगाना पड़ेगा, जिसे हम क्या जानते हैं? एमीटर के नाम से जानते हैं। क्या होता है हमारा? एमीटर, ताकि ये मुझे बता सके कि ये हमारी बैटरी हमें कितना करंट दे रही है, ठीक है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, और जो कुछ भी आपको यूज करना वो आप बना सकते हैं। जैसे आपको बल्ब यूज करना है तो बल्ब यहां आप बना सकते हैं, ठीक है। आपको अगर फैन यूज करना है तो आप फैन बना सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर मामला ये है, और कहीं टीवी बनाना हो तो टीवी भी ऐसे बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम चीजों को जोड़ते चले जाएंगे। लेकिन मामला ये है कि फैन, कूलर, टीवी ये सब बनाना तो हमारे यहाँ सर्किट में बहुत मुश्किल है। इसके जगह हम एक चीज यूज करते हैं इस तरीके से। हम ये नहीं बनाएंगे, ऐसे लिख देंगे, इसका मतलब बल्ब हो गया, इसका मतलब पंखा हो गया, इसका मतलब टीवी हो गया। इसे हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं इस चीज को, ठीक है। तो अब देखिएगा, ये बल्ब, टीवी, कूलर, पंखा हटाकर हम वहां पर जितना भी चाहें रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। जैसे यहां पर हम लगा देंगे, ऐसे कह देंगे R1, क्योंकि बल्ब की बात करें और बात करें फिर टीवी की और बात करें फिर कूलर की, तो सबका रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध अलग अलग होगा। ये नॉर्मली हो गई। और इसको फिर लेकर आते हैं यहां तक। अब देखिएगा, यहां पर कुछ चीजें कॉमन है जो हमको समझनी होंगी। यहां पर हमें एक स्विच की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है, जिससे हम ऑन या ऑफ करते हैं। पता चला हमें लगातार सप्लाई नहीं चाहिए, हम पंखा बंद करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक बेड स्विच होगी जिसको दबाकर आप क्या करते हैं? ऑफ कर देते हैं, दबा देते हैं, ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, उसी चीज को हम तार के जरिए कैसे दिखा रहे हैं। उठा हुआ तार है, अगर इस तार को इससे टच करा दे, करंट फ्लो करने लगेगी। इसको ऊपर उठा दे, ऐसा उठा हुआ बना दे, मतलब करंट फ्लो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, आपको मालूम ही है, और यहां तक आकर क्या करेंगे? रुक जाएंगे। जब तक इलेक्ट्रॉन इस सिरे से उस सिरे तक नहीं जाएगा, तब तक हमें करंट इधर से इधर तक फ्लो करती हुई नहीं मिलेगी। अब इसमें कहीं कहीं चीजें हैं कि हमको सर ज्वाइंट भी, सॉरी, हमें इसका वोल्टेज भी नापना हो जाए, मान लीजिए बल्ब का। तो पिछले क्लास में मैंने समझाया था कि उसके लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो वोल्ट मीटर है, आप यहाँ लगा दीजिए। ये इसका बता देगा सर कितना यहाँ पर हमारा पोटेंशियल खर्च हुआ, कितना हमारा विभव यूज हुआ, ठीक है। या इन दोनों सिरों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये जानना हुआ तो यहाँ पर आप लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए। इसी तरीके से तो आपको ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लिए कितना पीडी है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आराम से इस वोल्ट मीटर से मिल जाएगा। तो देखिए, एक नन्ही सी सर्किट मैंने बनाई है। अब इसमें कई चीजें हैं जो आपको समझनी है। जैसे बैटरी इतनी छोटी मोटी और जरूरी नहीं है, बहुत सारी बैटरीज, कई सारी बैटरीज ऐसे यूज की जा सकती है। इसके बगल में ऐसे बहुत सारी बैटरीज यूज की जा सकती है। तो इसीलिए इसके लिए एक संकेत बना लिएगा, प्लस और माइनस, इस तरीके से। अब पता चला एक बैटरी है तो ठीक है, और एक आग बनानी हो तो यहाँ पर एक प्लस और एक और माइनस, और बनानी हो तो एक प्लस और एक माइनस और बढ़ा दीजिए, ठीक है। ये कुछ कॉमन चीजें हैं। ये बैटरी का कॉम्बिनेशन बताता है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी ये शो करता है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। इसी तरीके से देखिएगा, यहां पर वापस आए मीटर, वोल्ट मीटर, ये तो सिंपली ऐसे दिखा है, प्रतिरोध ऐसे दिखा है। कभी कभी होता है कि हमें ज्वाइंट करना पड़ता, मान लीजिए यहीं से मुझे आगे बढ़ाना पड़ता, तो यहां पर हमें तार को ऐसे ज्वाइंट करना पड़ता। तो ज्वाइंट दिखाने के लिए तार का हम ऐसे संकेत यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? वायर ज्वाइंट। क्या है? वायर ज्वाइंट, हमें कभी दिखाना हो।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम तार को ऊपर से ले जाते हैं, जैसे ये तार है, ये तार है, ज्वाइंट का मतलब होता है ऐसे कर देना, एक दूसरे में कस देना, लेकिन जब हम इसको ऊपर रखेंगे मतलब एक तार का दूसरे तार से संपर्क नहीं है, तो उसको हम क्रॉसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग बोलते हैं। चलिए, ये तार हम ले जा रहे हैं और नीचे से कोई यहां से तार गया है, हम इस पर से कनेक्ट नहीं कराना चाहते, तो हम इसके ऊपर ऐसे पुलिया टाइप का बना देंगे। दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग, क्रॉसिंग ऑफ वायर। मतलब तार उसको क्रॉस कर गया लेकिन उसका इससे कोई संपर्क नहीं है, ये ऊपर से निकल गया, तो ये हो गया हमारा क्रॉसिंग ऑफ वायर। ठीक है, अब सुनते हैं यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है इसको बढ़ाने और घटाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट हम प्रयोग करते हैं जिसको रियोस्टेट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रियोस्टेट। जरा समझ लीजिएगा, रियोस्टेट कहते हैं। ठीक है, जो हमारा आर का बढ़ाना या घटाने की प्रक्रिया में आर का मान अगर हमें वेरी कराना हो तब, या वहां पर व्यवस्था हो आर वेरी होने की, तो वहां पर हम क्या करते हैं, ऐसे रेजिस्टेंस बनाते हैं और इसके ऊपर ऐसे एक तीर लगा देते हैं। इस तीर का मतलब हुआ कि आर की वैल्यू प्लस और माइनस मतलब बढ़ और घट सकती है। सेंस ये हो गया। ठीक है, मैं समझ रहा हूं कि लगभग सारी चीजें आपके सामने हैं। एक कॉमन सर्किट में जितना हम सब कुछ इस्तेमाल करते हैं वो सब आपके सामने हो आ चुका है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, ये जो मैंने यहां पर दिखाया ये वाला सिस्टम, ठीक है, इसको कुछ बुकें ऐसे भी दिखा लेती हैं, इसको क्या देती हैं? की। क्या बोल देती है? की का मतलब क्या? चाबी। वही बटन ऑन और ऑफ करने वाला, तो ऐसे भी उसको बनाया जा सकता है। तो ये रहा एक सिंपल सर्किट का डायग्राम, और ये रही एक सिंपल सर्किट की व्यवस्था की कॉमनली अगर हम यूज करने वाली सर्किट की बात करें सिंपलेस्ट सर्किट की बात करें तो एक सिंपलेस्ट सर्किट में कम से कम एक बैटरी होगा, एक एमीटर होगा, कम से कम एक रेजिस्टेंस होगा, कम से कम एक वोल्ट मीटर होगा, और कम से कम एक स्विच होगा ऑन और ऑफ करने वाला। तो इसको हम लोग सिंपल सर्किट कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये पोर्शन आपको समझ में आ गया हो, इसमें कुछ खास बात तो नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। चलिए, अब मैं थोड़ा सा ओम नियम बताने से पहले कुछ चीजें थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। अगर मैं किसी सर्किट की बात करूं तो मैंने आपसे बोला इस नेगेटिव टर्मिनल से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो उधर जाते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। थोड़ा सा मैं मोटा कर लूं तार को ताकि समझा सकूं। अब ये बताइए, क्या इस तार में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते होंगे? अभी अभी मैंने पिछले वीडियो में समझाया कि किसी भी चालक के 1 मीटर क्यूब में 10 के पावर 29 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनकी संख्या काफी ज्यादा होती है, आप समझ रहे होंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से ढकेलते हुए उधर जाते हैं, इनको जबरदस्ती हम उधर भेजते हैं, तो क्या होता है? तो पता चलेगा सर सामने भी इलेक्ट्रॉन है जो इसको रोकता है, कहता है भैया भाग यहां से, वापस जा। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि एक समान स्वभाव वाले, सेम नेचर वाले चार्जेस में रिपल्सन होता है। क्या होता है? रिपल्सन होता है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये कहता है भैया तुम मेरी तरफ मत आओ, मैं पसंद नहीं कर रहा हूं तुमको, तो इसको फोर्सली हमें उधर भेजना पड़ता है, जबरदस्ती क्या करना पड़ता है? उधर भेजना पड़ता है ना। तो आप सोचेंगे सर ये क्यों बता रहे हैं, तो जवाब हुआ सर ये जो जबरदस्ती भेजा जा रहा है ये प्रतिरोधी तो है। ये क्या है? प्रतिरोध है या विरोध है हमारा, है ना। इस विरोध को क्रॉस कर हम जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यहीं से हमारा रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि हर जगह, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर, तो उसे पूरे अपने रास्ते के दौरान कुछ न कुछ रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, विरोध झेलना पड़ेगा। अब इसी विरोध का वैल्यू कितना होगा, यही हमें ओम्स नियम से मिल जाता है। ओम लॉ से हमें इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाती कि रेजिस्टिविटी कितनी, वहां पर प्रतिरोध कितना है, हमें रुकावट कितना मिल रहा है, कितना झेलना पड़ रहा है, मेरा इलेक्ट्रॉन कंफर्टेबली जा रहा है या आराम से जा रहा है या उसके रास्ते में बहुत ज्यादा बाधा है, इसकी वैल्यू हमें ओम्स लॉ से मिल जाएगी। आइए देखते हैं ओम्स लॉ ने क्या कहा। अब यहां पर ओम्स लॉ ने एक इंपॉर्टेंट बात बोला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पहली लाइन में। इफ देयर इज नो फिजिकल चेंज, इफ देयर इज नो फिजिकल चेंज, ये मैं जानबूझकर बोल रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं। उन्होंने पहले ही शर्त बोली कि अगर किसी जगह पर फिजिकल चेंज नहीं होता है, मतलब भौतिक परिवर्तन नहीं होता है, तब देन, अब इसका मतलब मैं भी समझा रहा हूं 1 मिनट में, देन, ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बस सिंपल सा एकदम एक लाइन की डिफिनेशन है, ज्यादा कहानी नहीं कहनी है आपको। क्या मैंने बोला?
इफ देयर इज नो फिजिकल चेंज। फिजिकल का मतलब क्या होता है? फिजिकल चेंज का मतलब होता है हमारा टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब चीजों से जो हम बाहर से देते हैं, ठीक है। तो आप वहां पर अगर टेम्परेचर ना बदले, प्रेशर ना बदले, ठीक है, हीट ना दे, ऐसी चीजें ना करें, तो उस स्थिति में V हमेशा किस पर प्रोपोर्शनल होता है? I। इसका सेंस ये हुआ कि अगर V बढ़ेगा तो I भी क्या होगा? बढ़ेगा, और अगर ये घटा तो वो भी क्या होगा? घटेगा। दोनों डायरेक्टली रिलेट है। एक का घटना दूसरे के घटने का कारण बन जाएगा, एक का बढ़ना दूसरे के बढ़ने का कारण बन जाएगा। तो ये कहता है हमारा ओम्स लॉ। लेकिन अब यहां पर एक सवाल है, सर व्हाट इज द मीन ऑफ दिस, कि फिजिकल चेंज क्यों मना किया गया? उन्होंने क्यों बोला फिजिकल चेंज? तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने वाला हूं। हमारा जो कंडक्टर होता है, यानी कि चालक जो होता है, ठीक है, आप जानते हैं कि ये अच्छी कंडक्टिविटी देता है। मतलब इसे कंडक्टर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अगर कोई कंडक्टर है तो उससे हमें अच्छी करंट प्राप्त होगी, यानी कि वहां से इलेक्ट्रॉन बड़े तेजी से निकल जाता है, इसीलिए हम उसको कंडक्टर बोलते हैं। लेकिन अगर इसी कंडक्टर को आप हीट कर दे, यानी कि गर्म कर दे, टेम्परेचर उसका बढ़ा दे, टेम्परेचर क्या कर दे? इंक्रीज कर दे, तो सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, उसकी कंडक्टिविटी घट जाती है। कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें किसी भी कंडक्टर का, तो उस स्थिति में उसकी कंडक्टिविटी, यानी कि उसका कंडक्टिविटी घटने का मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी कि प्रतिरोध बढ़ जाएगा, करंट आपको कम मिलेगा। भाषा हमारी समझिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि करंट आपको कम मिलेगा। तो इसीलिए टेम्परेचर का प्रभाव पड़ा। इसका मतलब कम टेम्परेचर पर हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा, और टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो हमारा करंट क्या होगा? घट जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले ओम्स ने ये बात बोल दी कि भैया फिजिकल चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था, और जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया गया तो एक कांस्टेंट आ गया जिसे हम R बोल रहे हैं, जिसके बारे में हम बहुत देर से बात भी कर रहे हैं। R फॉर क्या हो जाता है हमारा? ये कांस्टेंट है, ठीक है। कभी भी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं एक कांस्टेंट आता है। अब इस कांस्टेंट का स्पेशली नाम हम लोगों ने क्या रख दिया है? रेजिस्टेंस रख दिया है। क्या रख दिया है? रेजिस्टेंस रख दिया है, ठीक है। तो यहां से R का अगर कोई पूछे मान क्या होगा, तो जवाब होगा सर V बाई आई। V हम किस में नापते हैं? तो जवाब हुआ सर वोल्टेज है या वोल्ट में। I क्या है? करंट है हमारा, यानी कि एम्पियर में, है ना। तो वोल्ट पर एम्पियर इसका मात्रक हो गया। लेकिन सुविधा के लिए ओम्स का नियम ने, ओम साहब ने नियम दिया, तो ओम्स के नाम पर इस यूनिट का नाम भी पड़ गया ओम, ठीक है। इस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओम। ऐसे भी दिखाते हैं, अंग्रेजी में OHM लिखते हैं, ठीक है, ओम, ठीक है। ये इसका संकेत है। अगर कहीं ये ऐसा बना हुआ है तो इसे आप क्या पढ़ोगे? ओम। जैसे मैंने ये लिखा है तो इसे क्या पढ़ोगे आप? 5 ओम। क्लियर हो गया? तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, देख आप सकते हैं कि आर की वैल्यू हमको मिल चुकी है। आर का मान है V बाई आई। अब अगर हम यहां पर एक प्रयोग करते हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिएगा, मैं आपको अपने से एक आंकड़ा बनाता हूं और दिखाना चाहता हूं कुछ। यहां पर हमारे पास V है और क्या है? I है, ठीक है। हमने एक सामान्य सर्किट ले लिया, ठीक है। इस सामान्य सर्किट में हमने क्या किया? रेजिस्टेंस भी लगा दिया। अब हम I की वैल्यू धीरे धीरे क्या कर रहे थे? इंक्रीज कर रहे हैं। धीरे धीरे I की वैल्यू क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे थे। और यहाँ V को मेजर करने का प्रयास कर रहे थे कि V पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ना। तो हम V को चेक कर रहे थे। तो एक प्रयोग में बोल रहा हूं, ऐसे नॉर्मली जब कोई करंट नहीं रहा होगा, जब कोई करंट नहीं रहा होगा तो वोल्टेज की वैल्यू क्या रही होगी? 0। और जैसे जैसे करंट बढ़ रहा होगा V की वैल्यू बढ़ रही होगी। प्रयोगों से मान लेते हैं कि 0.5 जब हमने एम्पियर धारा दिया तो ये हो गया आपका 1 वोल्ट आया हमारा पोटेंशियल। और जब हमने यहाँ पर हमने 1 कर दिया तो वहां पर हमें 2 वोल्ट मिला, या हमने 2 कर दिया वहां 4 वोल्ट मिला। इस तरीके से हम प्रयोग से देख रहे थे किस तरीके से चीजें मिल रही थी। तो हमने कहा सर आइए V बाई आई का जरा रेशियो लेते हैं, ठीक है। 0 पर खैर बात करना बेकार है, शुरुआत तो यहीं से करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 बाई 0.5। हमने काटा इसको, 5 दूना 10। उधर देखिए जरा 2 बाई क्या है? 1 V बाई आई। थर्ड केस में देखिए 4 बाई क्या है? 2, 2 2 जा 4 एंड सो ऑन। ये लगातार किसी पर्टिकुलर केस के लिए हमें क्या मिलता है? कांस्टेंट मिलता रहता है। V और I का रेशियो क्या मिलता रहता है? कांस्टेंट मिलता रहता है, जो किसकी वैल्यू दर्शा रहा है हमारी फिलहाल? R की। इसीलिए जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखिए कितना सिंपली ग्राफ आप बना सकते हैं। इसलिए मैंने आंकड़ा लिया ताकि आपको ग्राफ समझ में आ जाए। ऐसे ही एक आंकड़ा ले लिया।
जैसे जीरो पर हमें क्या मिलता, जीरो मिलता, और जब हम यहाँ पर ले लेते इधर आई और इधर ले लेते v, तो जरा बताइए, ये मान लेते हैं 1 है, ये मान लीजिए 2 है, ये मान लीजिए 3 है, इधर भी ले लेते हैं 1 2 3 4। अब बताइए जरा आप जीरो पर क्या पाएंगे, 0.5 पर, यानी कि इन दोनों के बीच पर अगर आप आ जाए तो ऊपर आपको कितना मिलेगा 1, यानी कि यहाँ पर आप आ जाएंगे, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0.5 कामा 1। ऐसे ही हम 1 ले लें अगर आई, तो हमें v कितना मिलेगा 2, तो यहाँ 1 और ऊपर 2, ऐसे आ गए, ठीक है, 1 कामा 2। इसी तरीके से देखिए ये अगर हम 2 ले लिए तो ऊपर 4, तो 2 ऊपर क्या मिला 4, ठीक है। अब इसको अगर जोड़ दिया जाए तो आप देख सकते हैं आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है जो बीचों बीच से होकर जाती है, जिसकी वैल्यू या उसका रेशियो v बाई आई दर्शाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई इस तरीके से थोड़ा समझाना चाहे, इसको मान ले वो एंगल थीटा है, तो इस तरफ आपका क्या दर्शाया गया है, जवाब है सर ऊपर की तरफ पोटेंशियल, और इधर क्या दर्शाया गया आई, तो आप ये भी बोल सकते हैं tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि v बाई आई। इसी tan थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, r, यानी कि अगर हमें डायग्राम दिया हो तो हम tan थीटा की मदद से भी r निकाल सकते हैं। बहुत मजेदार चीज है, जैसे मैंने एक नॉर्मल ऐसा ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा नहीं कि ऐसे डायग्राम दिया हो, आई हो, इधर v हो, ठीक है, और यहाँ एंगल 60 डिग्री लिखा हो और आपसे पूछे कि r क्या होगा, तो आंसर होगा उसका बड़ा मजेदार, क्योंकि बुक्स में ये आपको मिलेगा नहीं। r बराबर क्या हो जाएगा tan 60, और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल याद होगा तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, आगे क्या लगा देंगे, बहुत ही सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो ये रही ओम्स लॉ की कहानी। इस ओम्स लॉ पर हम छोटे मोटे क्वेश्चंस लगा सकते हैं, जैसे किताबी बातें थोड़ी सी कर लेते हैं, इस पर क्वेश्चंस हम लगा लें, लेकिन बुक से नहीं लगाएंगे मित्रों, एक दो क्वेश्चन हम लगाएंगे ताकि इसका कॉन्सेप्ट हमको मिल जाए, ठीक है। तो आइए जरा इस पर क्वेश्चन लगा लेते हैं। इफ अ 6 वोल्ट, ठीक है, इफ अ 6 वोल्ट बल्ब is given 12 ampere current, then what is its resistance, what is the resistance of bulb, ठीक है। एक बल्ब है, 6 वोल्ट उस पर छपा हुआ, उसको हमने 12 एम्पियर का करंट दे दिया, ज्यादा टीम टर्म नहीं है, 6 वोल्ट हमारा जो बल्ब है उस पर 6 वोल्ट प्रिंट हुआ है, उसको हमने, या ये भी हटा देते हैं, बल्ब भी हटा देते हैं, हमने कहा इफ देयर इज अ बैटरी, इफ देयर इज अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, ठीक है, इज गिविंग 12 एम्पियर करंट, देन व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, उस सर्किट का क्या रेजिस्टेंस होगा। कितना सिंपल सवाल है, एकदम लाइन बाय लाइन, बहुत ही नॉर्मली। एक हमारे पास बैटरी है जिसकी क्षमता 6 वोल्ट है, इसको ले जाकर हमने एक सर्किट में जोड़ दिया, सर्किट में जब हमने आई पढ़ा तो 12 एम्पियर पा रहे थे, पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इस पूरे तार का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो ये देखिए आपका V दिया है, V बराबर क्या होता है, तो जवाब होगा सर I इंटू R। V की वैल्यू हमारे पास है 6 वोल्ट, I का 12 है, R निकालना है, तो R बराबर हो जाएगा 6/12, काट दीजिए, 6 का में 6, 6 दूना 12, 1 बाई क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप छोटा मोटा सवाल हमसे पूछा जा सकता है, इस पर काफी हमारा गहन अध्ययन होगा आगे चलकर जब हम एक्सरसाइज और भी लगाएंगे, ठीक है। छोटे मोटे सवाल ऐसे बहुत सारे बनते हैं, लेकिन मजा तब आएगा जब हम थोड़ी सी चीजें और इसमें पढ़ लें, ठीक है। आइए देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अब ये समझाने जैसा टॉपिक है और बच्चे इसको थोड़ा सा समझते नहीं, इसलिए उनको लगता है तकलीफ, ठीक है। कौन से ऐसे चीजें हैं जो रेजिस्टेंस को प्रभावित करती हैं, इफेक्ट करती है, बढ़ाती है, घटाती हैं, जो भी कर सके, ठीक है। तो आइए इस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहली बात जो मैंने आपको समझाया कि कहीं से भी अगर हमारा इलेक्ट्रॉन होकर गुजर रहा है तो इस बात को दिमाग में रखिएगा कि ये जा तो रहा अंदर, पर अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसमें भरे पड़े हैं, है ना।
इनसे उसको प्रतिरोध झेलना पड़ता है, मतलब वो चीजें इसको अंदर आने देती नहीं है, वो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का विरोध करते हैं। तो ये इसको जबरदस्ती इंजेक्ट कराने के लिए ही हम यहाँ पर बैटरी का निगेटिव और इधर पॉजिटिव टर्मिनल लगाते हैं। क्यों? ये निगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, इसको भी रिपल करेगा, इसको ढकेलेगा, पुशअप करेगा। क्यों? इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, तो ये इसको ढकेलेगा और जबरदस्ती इस पार से उस पार ले जाएगा। तो ऐसा होता है, जब इतना दिमाग में मेरे रहेगा तो फैक्टर इफेक्टिंग जो रेजिस्टेंस है वो हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। जैसे मैं सबसे पहले पूछूंगा लेंथ ऑफ वायर, कॉमन सेंस लगाइएगा, लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, मैंने दो तार ले लिया आपके सामने, एक इतना बड़ा तार ले लिया है और एक यही तार इतना लंबा कर दिया है। अब बताइए क्या होगा अगर यहां से इलेक्ट्रॉन को जाना है, तो ये बताइए किस वाले में ज्यादा तकलीफें हैं। तो जवाब है सर इस वाले में से अगर हम गुजरेंगे तो नंबर ऑफ रिपल्सन्स यानी कि टक्कर जो अंदर जाने पर हमारे कोलिजन होगा, इनसे लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, यहां और यहां का अगर हम कंपेयर करा लें तो बताइए जरा किसमें ज्यादा हमें लड़ाई झगड़ा झेलना पड़ेगा। तो जवाब होगा सर लेंथ जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा टक्कर। इसमें अगर मुझे मान लेते हैं एक मिनट के लिए समझने के लिए कि 1 मीटर में मुझे 5 टक्कर झेलनी पड़ती है, तो ये बताइए तार मैंने 10 मीटर का कर दिया, अब क्या टक्कर? अगर 1 मीटर में 5 टक्कर तो 10 मीटर में ऑब्वियस है 5 गुणे 10 यानी कि कितनी टक्कर होगी? 50 बार मैं रिपल्सन फील करूंगा इस पार से उस पार जाने में। इसका सेंस ये हुआ कि लेंथ जितनी बढ़ती जाती है उतना ज्यादा मेरा प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस सी जो है वो बढ़ती चली जाती है। मुझे अंदर घुसने से मना करना की जो प्रवृत्ति है वो और प्रबल हो जाती है, हाई फाई हो जाती है। ठीक है, तो लेंथ अगर हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा, यानी कि R इज इंक्रीजेस ड्यू टू L। ठीक है, यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जितना ज्यादा इसकी लंबाई होगी उतना ज्यादा प्रतिरोध, उतना ज्यादा हमारे दुश्मन पैदा हो जाएंगे और हमारा इधर से उस पार निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू L, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर सेकंड, एरिया ऑफ वायर। चलिए डायग्राम समझिए, पहला मैंने वायर लिया, मैंने दूसरा वायर लिया, उतना ही बड़ा पर मोटाई ज्यादा। ठीक है, ये देखिए, सब आपको समझकर अपने हिसाब से जवाब देना है, मुझे नहीं देना है। आप इसको डायग्राम देखिए, बताइए। ठीक है, मैं कुछ भी बोलूंगा तो गड़बड़ी है, आप खुद फील करिए, खुद जवाब दीजिए। याद करिएगा सेम चार्जेस के बीच में रिपल्सन होता है ना? सेम चार्जेस के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। ठीक है, अब चलिए जरा आपको यहां से निकलकर जाना है, आप चाहते हैं हमारी टक्कर ना हो, क्योंकि अगर आपकी टक्कर होगी, अच्छा ये बताइए टक्कर होने से बुराई क्या है? ऑब्वियस है, आपकी अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हो, आप यहां से जा रहे हैं, आपको मान लेते हैं आप हैं और आपको 2 मीटर की दूरी तय करनी है, खाली रास्ता, खट से वहां पहुंच जाओगे। यहीं पर एक आदमी खड़ा हो जाए, कह जाने नहीं दूंगा, वो फोर्स लगाने लगे, आप लोग का पंजा उंजा लड़ने लगे, टाइम लगेगा। यही 10 लोग आकर खेल कर खड़े हो जाए, तब बताइए पटक कर आपको क्या करेंगे? मार लेंगे, वह पार नहीं जा पाएंगे। बस यही चीज आपको इमेजिन करनी है मेरे दोस्तों, इसमें कुछ भी टिपिकल चीज नहीं है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ घुसेगा तो देख रहे इतने लोग घेरे बैठे हैं, तो वो क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है जब अंदर जाएगा, मान लेते हैं यही इलेक्ट्रॉन चला गया हमारा, ये वाला गया यहाँ, तो वो क्या देखेगा? हर कोई हमसे एकदम हमको ढकेलने के लिए तैयार है, हर कोई मेरा प्रबल विरोध कर रहा है, तो वो इस विरोध से बचना चाहेगा। बिल्कुल वैसे जैसे किसी जाम में आपको रास्ता ना मिले तो आप हर बार देखते हैं, फिर हर बार से कूद काद कर दाएं बाएं होते निकलते हैं। सेम प्रवृत्ति लेकर इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा और इससे बचने का प्रयास करेगा, ऐसे ऐसे वो घूमते घामते यहाँ से क्या करेगा? निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर उसकी टक्कर हुई तो उस पार नहीं निकल पाएगा, जितना लड़ाई करेगा उतनी उसकी एनर्जी घटेगी, एनर्जी घटेगी तो थक कर वहीं बैठ जाएगा, उस पार नहीं जा पाएगा। एकदम कॉमन बात है, आप लड़ेंगे, आपकी एनर्जी घटेगी, आप उस पार नहीं निकल पाएंगे, करंट का मान कम होने लगेगा। पक्का? अब इस केस में देखिएगा, जब तार की मोटाई बढ़ गई तो एक बात बताइए, ये एक सकरा रास्ता है, मैं से इमेजिन कर रहा हूं, ये एक गली है जिस रास्ते से आपको जाना था, और ये आपका मैं कह रहा हूं जीटी रोड है, यानी कि आपका बाईपास है। अगर बाईपास आपने देखा तो बाईपास है,
अब बताइए कहाँ से मूव करना आसान है? अभी भी वहां भीड़ भाड़ है, लेकिन चूंकि इसकी मोटाई बढ़ गई, जगह बढ़ गया, तो हमें इनके बीच में स्पेस अच्छा मिल जाएगा, तो हम तेजी से दाएं बाएं करते हुए निकल जाएंगे। वहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक थी, इस जगह कम था, इसलिए वहां कंजक्शन ज्यादा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, मोटाई थोड़ा बहुत बढ़ भी गया, तो मोटाई बढ़ने से उनके बीच में स्पेस हमें ज्यादा मिल जाएगा, हम उनसे बचते बचाते इस पार से उस पार निकल जाएंगे। यानी कि एरिया अगर बढ़ी तो हमारे पास लड़ने की जो गुंजाइश होगी वो कम होने लगेगी, और लड़ने कम होने का मतलब आपकी रेजिस्टिविटी यानी कि रेजिस्टेंस जो है, सॉरी रेजिस्टिविटी कहना गलत है, रेजिस्टेंस जो है वो घट जाएगा। क्या इसका कहने का सेंस ये है कि अब आप तेजी से इस पार से उस पार निकलेंगे, यानी कि आई का मान क्या होगा? बढ़ेगा। आई का मान क्या होगा? बढ़ेगा, और आर का मान क्या होगा? कम होगा। तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। इनवर्सली इसलिए बोला कि ए बढ़ेगा तो आर घटेगा, ए घटेगा आर क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, जितना ज्यादा आपका सकरा रास्ता उतना ही कचर पचर, पो पांच ही चार, समझ में आ रहा है? उतना ही ज्यादा मुश्किल इस पार से उस पार निकलना। रास्ता चौड़ा, शून्य से इस पार से उस पार हम निकल गए। तो समझ में आ गया होगा। अब इनको अगर हम मिला दें तो हमें मिल जाएगा R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, और जब हम इसको भी हटाने लगते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम रो से दिखाते हैं, और इस रो को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है आपको? क्या बोला जाता है? रेजिस्टिविटी। इसे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। अब इसका कोई यूनिट पूछ बैठे कि सर रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, तो आप क्या जवाब देंगे? ठीक है, तो इधर आ जाइए जरा, रेजिस्टिविटी का हम लोग यूनिट दे दे तो R इज प्रोपोर्शनल टू रो L/A। लंबाई किसमें नापेंगे हम? तो जवाब है सर इन मीटर। ठीक है, और ये बताइए जरा एरिया किसमें नापेंगे? तो ऑब्वियस है मीटर स्क्वायर, लेंथ इनटू ब्रेथ वगैरह, या फिर पाई आर स्क्वायर, जो भी यूज करें आप, इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर। एक मीटर से एक मीटर कट गया, ये इधर आ गया। रो बराबर क्या आ गया? आर। आर का मतलब क्या हो गया? ओम। ठीक है, और मीटर क्रॉस गुणा हो गया तो क्या आ गया? मीटर। यानी कि रो का मान जो होता है वो ओम मीटर होता है। अब ये रो जो है वो टोटली सब्सटेंस के कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करता है, टोटली सब्सटेंस पर डिपेंड करेगा कि वो कैसा सब्सटेंस है। ठीक है, जैसे अगर किसी ने बोला कॉपर है, तो कॉपर की जो रेजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी? बहुत ही कम या ज्यादा? बोलिए। अगर मैं बोलूं चालकता, कंडक्टिविटी बोलूं, ठीक है, ये तो रेजिस्टिविटी हुई। अगर मैं बोलूं कंडक्टिविटी किसी भी पदार्थ की, ठीक है, तो उस स्थिति में हमारा जैसे सिल्वर के लिए दिया हुआ 1.60 इंटू 10 के पावर -8, ठीक है, ऐसे कुछ होता है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये मान निकल आएगा, इसका मान ओम और मीटर में होगा। ठीक है, इस पर बड़े अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने यहाँ पर जो जितनी पोर्शन देख लिए हैं, यानी कि ओम्स का नियम, और साथ ही साथ क्या हमने देखा? रेजिस्टिविटी। इस पर हम अच्छा खासा डिस्कशन करेंगे और आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि न्यूमेरिकल के बहाने में आपको इस रो पर बहुत कुछ बताऊंगा। फिलहाल अभी रो पर आप बस इतना ही ध्यान दीजिएगा कि रो टोटली डिपेंड करता है कि वो किस पदार्थ का बना हुआ है, किस सब्सटेंस का बना हुआ है। अगर ये नाइक्रोम का तार है, ये भी नाइक्रोम का तार है, तो दोनों की का रो जो होगा, रेजिस्टिविटी जो होगा, वो बिल्कुल इक्वल होगा, चाहे ये मोटा हो चाहे ये पतला, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर ये आयरन का है और ये हमारा नाइक्रोम का है, तो दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो इट इज क्लियर। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा आज की वीडियो। अगले क्लास में इतने पोर्शन पर हम न्यूमेरिकल सेक्शन का थोड़ा सा आगाज करेंगे, उसमें कुछ एनसीईआरटी के भी जो क्वेश्चन होंगे उनको भी इंक्लूड कर लेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत, और बाकी हमेशा की तरह आपके कमेंट और शेयर का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।